Friends, Namaskar. This is a 1 year plan for those aspirants who are preparing for 71st BPSC. जिनका भी एज 70वीं BPSC के लिए नहीं होगा, दिस प्लान इज़ फॉर देम. सो काफ़ी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है. इस टाइम में क्या गलतियां नहीं करनी है, आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट दैट. और किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है. दिस प्लान इज़ गोइंग टू बी स्पेसिफिकली फॉर मेंस. बट आपको पता है कि कोई भी प्रिपरेशन हॉलो या यूं कहें कि वैक्यूम में नहीं होता. आपको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रखना होता है. सो मेंस की तैयारी के बहाने हम प्रीलिम्स का भी तैयारी करेंगे और जो छोटे मोटे पोर्शन बच जाएंगे उन पे हम सेपरेटली बात कर लेंगे. बट मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस अप्रोच के साथ चलते हैं तो जो आपका टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन, जो बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन है, वो ज़रूर हो जाएगा. देखिए, सबसे पहला चीज़ ना, इफ़ यू आर ए न्यू एस्पिरेंट, तो फर्स्ट डू नॉट कमिट वन मिस्टेक कि डायरेक्टली कोई कोचिंग आपको ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है. जैसे आई हैव सीन मेनी ऑफ द एस्पिरेंट्स कि नए हैं और डायरेक्टली उन्होंने कोचिंग ज्वाइन कर लिया. देखिए, किसी भी कोचिंग में ना सिलेबस को जल्दी कंप्लीट करने का एक बोझ होता है और कोई भी टीचर फटाफट करते हैं. तो अनलेस कि आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, डू नॉट ज्वाइन एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट. अगर आपको ज्वाइन करना है तो भी, नहीं करना है तो ये बेस्ट सेल्फ स्टडी का मैं आपको प्लान बताता हूँ. देखो, कोई भी एस्पिरेंट, कोई भी आप किताब पढ़ रहे हो, आप हमेशा 3 पिलर्स को ध्यान में रखेंगे. और इन 3 पिलर्स के बगैर एग्जामिनेशन निकलना बिल्कुल ही नामुमकिन ही नहीं, असंभव है. पहला है ऑफ कोर्स नॉलेज पार्ट, कि आपके पास जो भी किताबें आप पढ़ेंगे उनसे फैक्ट्स, फिगर्स, जो भी आपका है, कि अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में कि ये क्या था, इसकी हिस्ट्री क्या रही, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इम्पैक्ट क्या है. तो नॉलेज तो चाहिए ही. बट इफ़ यू आस्क मी कि वेदर द नॉलेज दैट आई हैव गैदर्ड फ्रॉम एनी पर्टिकुलर बुक इज सफिशिएंट टू क्लियर द एग्जाम, माई सिंपल आंसर इज नो. द रीजन बीइंग कि you have to have 2 other parameters, 2 other criteria that you need to develop for yourself, and that part I am writing here. The second part is analytical ability, analytical skill कहें आप. This is very important. Suppose this knowledge provides you the fodder material, nothing else. You have the fodder material. Now you utilize this fodder material and link the entire syllabus. Okay, if you are able to link climate change, suppose you are reading the topic agriculture and you are linking with climate change, you are linking with topics like sustainable development, linking with topic like food processing industries, या यूं कहें कि larger कि agro based industries. You are linking ki how employment condition, how 45% of the people of our country is employed in agriculture, but how their contribution in GDP is minuscule compared to their participation in the agricultural field. Now, if you are linking it with per capita income, you are linking with GDP, you are linking with doubling the farmers' income, you are linking like how MSP is going to influence the government policies. I mean, you can link it with multiple sectors, right? So this will not be enhanced. You cannot do this until you have this analytical skill, right? So now the third part is, suppose you have gathered knowledge, you have the analytical skill, but you are not writing that on paper. Ultimately the examiner has your paper, and if you have not been able to put that things on paper, then that would be very difficult कि आपका selection हो. So what you have to do? Presentation part. Now presentation includes many things. We'll separately talk about that. But for simplicity, आप इतना समझो कि प्रेजेंटेशन मतलब जो भी आपको आता है उसको एक सिलसिलेवार तरीके से, एक क्रम में, और बहुत ही जो कहते हैं ना पैटर्न के साथ, कि उसका हिस्ट्री कैसे रहा, वो कैसे इवॉल्व हुआ, फिर उसका आज क्या लार्जर इम्पैक्ट क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कंक्लूजन देते हैं. जो ये फॉर्मेट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये 1 नंबर, आधा नंबर इससे आप चुराने में आपको मदद मिलता है. नाउ आपने 3 पिलर्स को समझ लिया है. नाउ आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगा वो होगा मटेरियल्स, कि हम कौन सी मटेरियल्स को फॉलो करें. तो हम बात कर रहे हैं चूंकि यहाँ पर मेंस का,
तो देखिए, अगर पेपर वाइज बात करें तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं एसए पेपर का। आप पूछोगे कि एसए पेपर के लिए हम क्या पढ़ें, तो एसए पेपर के लिए सबसे पहले बीपीएससी ने अभी दो दो पेपर ऑर्गेनाइज किया है, एक 68 का और एक 69 का। दोनों में ही 3 सेक्शंस हैं, तो 4 + 4 + 4 यानी 12 क्वेश्चन इसमें आ गए, और सेम पैटर्न इसमें फॉलो हुआ है कि 12 क्वेश्चन यहाँ आ गए, यानी आपको खुद बीपीएससी के 24 क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं। तो सबसे पहले तो इन क्वेश्चंस को आप लिखने का प्रयास करेंगे ना। बहुत सारे लोग होंगे जिनको लगेगा कि हम ऐसे लिखें कैसे, तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे टॉप वीडियोस मिल जाएंगे, इनफैक्ट हमने भी अपलोड किया है, तो आप ऐसे वाला उस वीडियो को देख सकते हैं। तो कि ऐसे लिखना कैसे है, या अगर आपको लगेगा कि इसके अलावे हमें कौन सा क्वेश्चन, पहले देख लेते हैं कि कहाँ से आपको रेफर करना है, क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा। तो आप यूपी पीसीएस का क्वेश्चन देख सकते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर नोट पे होता है। यूपीएससी में थोड़ा सा देखिए, अगर पहले ये दोनों हो जाता है तो आप इसके बाद इस पे मूव कर सकते हैं अगर टाइम बचे तो, जिसका कि पॉसिबिलिटी मुझे बहुत कम दिखाई देता है, क्योंकि आपको लगेगा अरे ये 24 ही है, इतना तो कर लेंगे, अभी बहुत साल भर टाइम है। नहीं पता लगता है, आपका टाइम बीत जाएगा, और इनफैक्ट यहाँ से लास्ट के मतलब 2023 ऑनवर्ड्स पीछे की तरफ आप बढ़ेंगे, 2022 ऐसे करके। तो इस तरह से क्वेश्चन देख ले। और यूपीएससी का इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि समटाइम्स बीपीएससी में भी अगर 68 में देखेंगे तो फिलोसॉफिकल नेचर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे बीपीएससी ने 68 में पूछा कि विचार ही जीवन का आधार है, तो अब जब आप थॉट प्रोसेस पे लिखते हैं विचार ही जीवन का आधार है, या इस तरह से कोई क्वेश्चन था कि जो जंगल होता है वो अपना बीज स्वयं तैयार करता है, वो किसी बाहरी का इंतजार नहीं करता कि कोई आए और फेंके और तब हम उसको वो अपना पौधा जो है आगे बढ़ाएगा। तो कहने का अर्थ है कि इस तरह की जब फिलोसॉफिकल टॉपिक्स होते हैं तो कई सारे लोग फॉरेस्ट के बारे में लिखना शुरू कर देते हैं। वो तो सिर्फ एक आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताया गया है, उसको आपको एक कॉरोलरी के रूप में यूज करना है। तो आपके पास टॉपिक्स मिल गए ना। फिर भी अगर किसी को लगता होगा कि नहीं हमको देखना ही है कि ऐसे लिखा गया कैसे गया होता है, तो आप यूपीएससी के टॉपर्स कॉपी को आप डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट से। कई सारे टॉपर्स का अपना उन्होंने ब्लॉग बना रखा होता है, या फिर आप ये कर सकते हैं कि विजन आईएएस की वेबसाइट से भी जा करके देख सकते हैं इसको। तो देखिए, सेम टॉपिक को आप रेप्लिकेट नहीं कहेंगे, लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और अगर फिर भी अगर कुछ देखनी है तो आप दृष्टि का जो किताब आता है उसको देख सकते हैं, बट प्लीज़ उसके जो कंटेंट है उस पर अगर आप जाएंगे तो फिर आप कॉपी करने लग जाएंगे, और आपकी जो ओरिजिन, देखो एस्से में ना एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है ओरिजिनलिटी। अगर एस्से में आपका ओरिजिनलिटी चला गया तो सब कुछ चला गया। तो आप जो भी बात लिखे, हर किसी का ना अपना स्ट्रेंथ होता है। आई हैव सीन कि कई सालों से जो लोग तैयारी कर रहे हैं और एक बिल्कुल फ्रेश बच्चा आता है और एस्से पेपर में ये एडवांटेज उसके पास है कि वो बहुत अच्छा कर ले जाता है, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश आइडियाज़ हैं, कहीं से कुछ पता नहीं है, और अपनी थॉट्स को लिखता है। बस ये कोशिश कीजिएगा ना कि एस्से में फैक्ट्स को बिल्कुल कम से कम रखने का कोशिश कीजिएगा, और एस्से में जो क्रम है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लय बना रहना चाहिए और मज़ा आना चाहिए पढ़ करके, मतलब इंटरेस्ट बना रहना चाहिए, कुल मिला करके ये कहना है। जैसे आप जीएस का आंसर लिखते हैं ना, तो जीएस के आंसर में आपको फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि फैक्ट्स के बेसिस पे मैंने कहा ना कि आपका एनालिसिस निर्भर करता है। यहाँ पे आपका थॉट जो है ना, विचार, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने विचारों को भी लिख सकते हैं। इवन आपको यहाँ तक आज़ादी होती है कि आप अपने जो पर्सनल लाइफ है, निजी जीवन है, हालांकि कोशिश करना चाहिए कि निजी जीवन से बहुत उदाहरणों को मतलब आप नहीं दें वहाँ, क्योंकि ऐसा लगेगा कि ये आपने पर्सनल लिख दिया है सारी चीज़ें। तो ये आप काम कर सकते हैं। एक है कि आप कोटेशन का एक कम से कम 100-200 कोटेशन बना लीजिए, और उसको कहाँ यूज करना है इसको कर लीजिए। नाउ हमारा मेंस का पेपर 1 यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब आइए हम देखते हैं कि एक आपका पेपर होता है जनरल हिंदी का। तो जो हिंदी का पेपर है ना, इसके लिए आप कोई भी मार्केट से सॉल्व्ड पीवाईक्यू ले लें, ये आपका हो जाएगा। और लिखने का अगर प्रैक्टिस ही करना है तो कॉम्प्रीहेंशन आता है, आप उसका प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन के अलावा कुछ ग्रामर आते हैं, जैसे समास है, संधि है, इस तरह की जो ग्रामर वाली चीज़ें हैं आप उनको देख सकते हैं। या शुद्ध करने के लिए आता है, तो ग्रामर थोड़ा सा देख लेते हैं तो आपको पता लग जाता है। आपको एक निबंध लिखना होता है,
तो एक ऑफ कोर्स ये वाला जो आप निबंध लिखने का प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसके लिए बहुत आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बस क्वालिफाइंग नेचर का होता है, बस आपको पास कर जाना होता है, राइट। ओके, नाउ हम अपना तीसरा पेपर लेते हैं। मान लेते हैं हमारा तीसरा पेपर जो है, मान क्या लेते हैं कि जैसे ऑप्शनल पेपर देना ही होता है, और ऑप्शनल पेपर भी अगेन आपका क्वालिफाइंग होता है। जिन लोगों को ना पता हो मैं बता देता हूँ, 68th बीपीएससी से ये क्वालिफाइंग नेचर का हो गया है। नाउ इसके लिए करना क्या है, इसके लिए जैसे मान लीजिए कि आपका कोई भी ऑप्शनल है, सपोज करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपका ऑप्शनल पीएसआईआर है या फिर सोशियोलॉजी है या जो भी है या ज्योग्राफी है, आप क्या कीजिए कि कोई भी जो बेसिक मटेरियल ना उसको एक बार रीड कीजिए, 2 बार रीड कीजिए, यानी कि आपका रिवीजन हो गया, और उसके बाद सीधे जो नेट जेआरएफ का पेपर होता है आप उसको सॉल्व कर लें, और खासकर जो बीपीएससी का पीवाईक्यू है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये काम कर लीजिए, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। नाउ 3 तो हो गया। अब जो इम्पोर्टेंट पेपर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर हैं, उन पे हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। नाउ चौथा अपना है GS1। देखिए GS1 को बेसिकली हम डिवाइड करें तो जो पहला सेक्शन है वो इतिहास का है, हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको क्या करना है, एक तो बिहार रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो बिहार रिलेटेड के लिए आपके पास कई सारे मटेरियल्स हैं, कई सारे कोचिंग्स का मटेरियल आप देख सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे CME का भी मटेरियल दिख जाएगा, या फिर आप चाहें तो इसमें परफेक्शन का भी मटेरियल देख सकते हैं, या फिर कोई भी किसी का भी, या फिर यूट्यूब पे भी बहुत सारा लेक्चर पड़ा होता है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। दूसरा चीज़ आप क्या कर सकते हैं बिहार के लिए कि PYQ आप जरूर देख लीजिए, और उसमें ना आपको दिखाई देगा कि रिपीटेड थीम्स होते हैं और वो अभी तक रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि अगर मैं 69th बीपीएससी का बात करूं तो उसमें अभी भी चंपारण सत्याग्रह पूछा ही गया, उसमें अभी भी मौर्य कला पूछा ही गया। तो मेरा ये कहना है ना कि ये जो रिपीटेड थीम्स है, या फिर मान लीजिए ट्राइबल रिवोल्ट्स हैं, ये सब। एक और मैंने पैटर्न देखना है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन है ना उससे सवाल पूछ रहे हैं। जैसे 1858 का एक्ट पूछा, और फिर उसके बाद 1892 का पूछ लिया, 68 में पूछा और ये 69th में पूछा। तो आप एक तो बिहार कर लीजिए। नाउ बिहार के अलावे जो आपको करना है वो है जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट, एक तो कल्चर वाला पार्ट होता है। तो कल्चर वाले पार्ट में ना आप आर्किटेक्चर वाला पार्ट नितिन सिंघानिया की आप बुक से कर लें, और जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है ये आप चाहें तो आपके पास 2 सोर्स है। एक तो आप चाहें तो बिपिन चंद्रा का मॉडर्न इंडिया पढ़ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो, या मैं लिख देता हूँ, या फिर आप चाहें तो जो स्पेक्ट्रम है राजीव वहीर जी की, तो उसको पढ़ लीजिए। इसमें से देख लीजिए कि किन चैप्टर से सवाल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, खासकर जो INM वाला है, गांधीयन फेज है, उनको देख लेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशनल इवोल्यूशन देख लेंगे। नाउ जब GS1 में आपको हिस्ट्री देख लिया, तो इसके बाद जो दूसरा सेक्शन आता है वो है करंट अफेयर्स। करंट के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है ना कि आप एक तो न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ो अभी, क्योंकि आपके पास काफ़ी टाइम है, और न्यूज़पेपर से पढ़ करके आप जो उसका बीच वाला पेज आता है, ओपिनियन पेज, या जिसे आप एडिटोरियल पेज कहते हैं, तो उसको आप ज़रूर पढ़ें और अपनी ओपिनियन बनाने की कोशिश करें, और टॉपिक्स को लिंक करें एक दूसरे से, ठीक है। और दूसरा काम कर सकते हैं, जो विजन की जो मंथली मैगजीन आती है उसको जरूर फॉलो करें। ये आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में करेगा, क्योंकि प्रीलिम्स में भी अब करंट अफेयर का नेचर सिर्फ जो है, अगर केवल 1 लाइनर पे रहेंगे तो आपके 5-7 क्वेश्चन छूट सकते हैं, और 5-7 क्वेश्चन बहुत डिसाइडिंग होते हैं। चूंकि अब नेगेटिव मार्किंग है तो उसका नेगेटिव भी कट जाएगा, तो 8-9 क्वेश्चन पे आपको पहुंचा देगा और लिस्ट से बाहर कर देगा। मुझे लगता है सिर्फ इतना कर लेते हैं, करंट अफेयर्स के लिए मोर देन एनफ है, आपके जो करंट के क्वेश्चन आते हैं वो हो जाएंगे। नाउ एक सेक्शन आता है DI 72 मार्क्स का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके लिए आपके पास 2 स्रोत हैं। एक तो आप, अगर सबसे तो बढ़िया स्रोत यही है LK जहाँ सर का वॉल्यूम 1 और 2, आप इसको बना लीजिए। चाहें तो इसकी जो बहुत सारे बस कुछ भी क्वेश्चंस को बना लेते हैं ना, पूरा बुक बनाने की जरूरत भी नहीं है, तब भी हो जाएगा। या फिर आप एडुटेरिया का आप बना सकते हैं, जो 72 आउट ऑफ 72 बुक है। तो ये तो मैंने बनाया था, और इसका मुझे परिणाम देखने को मिला था कि मुझे मतलब ऑलमोस्ट 72 तो नहीं मिले, लेकिन हाँ ठीक है, करीब पहुंच गया था। ये मैंने बनाया नहीं है, लेकिन इसका सुना है कि ठीक है, तो आप इसको अपने किसी और फ्रेंड से भी बात कर सकते हैं। नाउ हमारा GS1 कंप्लीट होता है, अब हम बढ़ते हैं GS2 की तरफ।
जो हमारा आखिरी पेपर है वो है GS2। इसमें पहला सेक्शन आता है पॉलिटी का। पॉलिटी वाले सेक्शन में अनडाउटेड आपके पास लक्ष्मीकांत की किताब है, प्लीज़ डू रीड दैट, एम लक्ष्मीकांत। और इसमें से मैं चैप्टर्स बताऊंगा, क्योंकि सारा चैप्टर ना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अभी के लिए मैं बता देता हूं कि जो इनिशियल चैप्टर्स है ना, आप उन पे फोकस कीजिए, और PYQ एक अच्छा माध्यम है, आपको वहां से मालूम चल जाएगा, ठीक है। जब पॉलिटी आपका हो जाता है, अच्छा कोई भी चीज़ आप करेंगे ना तो बिहार के पर्सपेक्टिव में जरूर चीज़ों को देख लेंगे, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि सपोज यू आर रीडिंग ए टॉपिक कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज, सो you should also read the regional political topic like regional political parties, because they have framed questions from there. And regional political parties, special emphasis should be on regional political parties of Bihar. ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे। Any topic that you are reading, suppose you are reading a topic like governor, then you need to mention कि बूटा सिंह केस में क्या हुआ था, जिसे हम रामेश्वर प्रसाद केस जो आया था, तो उस मामले में क्या हुआ था। क्योंकि BPSC जब भी क्वेश्चन पूछता है ना, तो वो ऐसे पूछता है कि गवर्नर पूछेगा और फिर उसके बाद कहेगा विथ स्पेशल रेफरेंस टू या विथ रेफरेंस टू बिहार, ऐसे क्वेश्चन बना देगा ना। दूसरे सेक्शन में ना ज्योग्राफी आता है, और इसी में ज्योग्राफी के साथ ही इकोनॉमी आता है। तो ज्योग्राफी में आप 11th और 12th का बुक पढ़ लेते हैं तो काफ़ी है। बस बिहार के रेफरेंस में भी आप प्लस बिहार में लिख देता हूँ, क्योंकि कई बार पूछ देता है कि बिहार की मिट्टी या इस तरह से चीज़ें, या बिहार में किस तरह से क्लाइमेट है, तो उसको आप जरूर कर लेंगे। नाउ इकोनॉमी अगेन है, तो इकोनॉमी में ना फेमस टॉपिक्स हैं, PYQ देखेंगे तो पता चल जाएगा, जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मतलब जो सोशियो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है उसी का एक एक्सटेंशन है। नाउ जो लास्ट पार्ट आता है वो आता है साइंस एंड टेक का। साइंस एंड टेक के लिए ना आपको विजन का जो मेंस 365 है आप उसको कर लें, या फिर जो मंथली मैगजीन होती है उसमें साइंस एंड टेक वाला पोर्शन है वो कर लें। जो भी टेक्नोलॉजी है ना, उन टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन पार्ट आप जरूर पढ़ लें, क्योंकि यही पूछ रहा है। जैसे मान लीजिए कि नैनोटेक है, कितनी बार रिपीट किया है नैनोटेक, ठीक है, तो या फिर बायोटेक है, ये सब ना फेमस टॉपिक्स हैं। या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पूछ सकता है। तो इस तरह के टॉपिक्स पे आप अपना कमांड बना लें। तो मुझे लगता है मेंस के लिए हमने बहुत सेपरेटली चीज़ों को बात कर लिया है। नाउ हम थोड़ा सा प्रीलिम्स का भी बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपका प्रीलिम्स का जो चीज़ छूटा, वो क्या छूटेगा, बहुत कम चीज़ छूटेगा। तो प्रीलिम्स के लिए ना आप इस वीडियो को देखने के बाद, मैं डिस्क्रिप्शन में वैसे लिंक दे रहा हूँ, 70वीं BPSC के लिए हमने सेपरेटली प्रीलिम्स पे एक वीडियो बनाई है और उसमें पूरी रिसोर्स लिस्ट को डिस्कस किया है। इसमें अधिकतर रिसोर्स लिस्ट आपको मिल जाएंगी, जैसे कुछ नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि एंशिएंट इंडिया है, तो एंशिएंट इंडिया के लिए आपको ओल्ड NCERT या RS शर्मा पढ़ना है। मिडीवियल के लिए आपको सतीश चंद्रा पढ़ना है। तो आप समझ रहे हैं, मतलब कि इस तरह से कुछ जो चीज़ें छूटी हुई हैं आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद।